अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में जो लिखी गई के बारे में लेकर जो बचा हुआ भाग था, शेष और भी बातें थी, जैसे उसके कथानक के विषय में, उसके जो है कथा वस्तु के विषय में, उसके कथान और संवाद क्या है, महत्वपूर्ण गीत क्या है, इन सब चीजों को जो बचा कुचा बाकी है इस उपन्यास का, वो हम इस द्वितीय भाग में देख रहे हैं। इस क्रम का ये द्वितीय भाग है और इसमें हम शेष सब कुछ देख लेंगे। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात ये कि यह उपन्यास यूजीसी के जो है उपन्यास वाली जो विधा विशेषांक है उसमें लगा हुआ है, तो इसमें इकाई 6 में लगा है ये। और अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हम गौरी दत्त के बारे में देख ही चुके हैं कि गौरी दत्त जी 1936 में इनका जन्म होता है और ये नागरी के बहुत बड़े पुजारी थे। इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना मेरठ में करते हैं। वो काशी वाली नहीं, नागरी प्रचारणी सभा वो नहीं, ये दूसरी है नागरी प्रचारणी सभा, जो जिसका स्थापना मेरठ में करते हैं। दूसरी बात, ये नागरी पत्रिका जो है उसका संपादन करते हैं, नागरी पत्रिका। और ये कहते हैं कि अपने जो गमछा रखते थे, पहले कुर्ता धोती पहनते थे, तो वो गमछा जो उस पे भी जय नागरी लिखा रहता था, जय नागरी करके जो है संवाद करते थे। तो इस तरह से ये नागरी के पुजारी थे। और इसके बाद हमने उपन्यास के बारे में देखा, इसके महत्वपूर्ण तथ्य, और उसके बाद हमने इसके बारे में देखा कि महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्या कथाक्रम है। ठीक है, तो हम इसके कथाक्रम के बारे में ही देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कथाक्रम में जैसे पहले बता दें, इसमें जो इसकी छोटी बहू रहती है, माने छोटे लाल की जो पत्नी रहती है, छोटी बहू, आनंदी उसका नाम रहता है वैसे, तो वो पढ़ी लिखी, जैसे कि इसका नाम है देवरानी जेठानी, वैसे ही इसकी कथावस्तु भी है। बस दो ही बातें समझनी है इसमें मोस्ट है। एक ये कि जो देवरानी होती है छोटी वाली, वो पढ़ी लिखी समझदार, बच्चों को साफ सुथरा रखती है, सुबह नहलाती धुलाती, अच्छे से रसोई का काम करती, आसपास के जो लोग हैं, मतलब घर पड़ोसी बहन बेटियां, उनको सिखाती हैं कढ़ाई, इसे सब चीजें, सिलाई, और मतलब हर तरह से आदर्श बहू का रूप इसमें पंडित गौरी दत्त जी ने छोटी बहू जो आनंदी रहती है उसके बारे में प्रस्तुत किया है। जबकि जो बड़ी बहू होती है, क्या नाम रहता है, ज्ञानो, तो ज्ञानो जो है दौलत राम की पत्नी रहती है, जबकि छोटी बहू जो छोटे लाल रहते हैं उसकी पत्नी रहती है। तो जो वो है, ये दोनों अनपढ़ रहते हैं, और जो मतलब ज्ञानो है वो गंवार है, मतलब कह सकते हैं अशिक्षित है, और वो मतलब पढ़ाई लिखाई भी बच्चों को नहीं करवाती, और साफ सुथरे से रखती नहीं है, घर का जो गृहस्थी का काम वो भी साफ सुथरे से नहीं रखता, बच्चों का टीकाकरण भी नहीं करवाती है, जबकि ये जो छोटी बहू है करवाती है। और टीका जब वो बीमार पड़ता है छोटा बच्चा, अब उसका मतलब जेठानी का बेटा कन्हैया, तो वो उसको फकीर के यहाँ और जो है ओझा के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते। तो जो शिक्षा का प्रभाव है नारी में, वो बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इसको स्त्री सुधार का उपन्यास भी कहा जाता है, और यह किस्सा गोई शैली में लिखा भी गया है। तो आइए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ऐसा करते हैं कि हम इसका कथानक ही लिखवा देते हैं, कथाक्रम किस तरह चलता है। ठीक है, तो आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए कि कथा उपन्यास का घटनाक्रम, तो यहां से ठीक रहेगा। बाकी तो उपन्यास का, इससे पूरा उपन्यास की महत्वपूर्ण बातें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, उपन्यास का घटनाक्रम देखिए, सबसे पहले इसमें सर्वसुख जो है, एक सर्वसुख क्या है कि सर्वसुख एक मेरठ का बनिया परिवार है। ठीक है,
सर्वसुख, तो उसी वहीं से प्रारंभ करते हैं पहली पंक्ति से ही कि सर्वसुख मेरठ का एक अग्रवाल बनिया था। सर्वसुख मेरठ का एक अग्रवाल बनिया था। ठीक है, आप इसको 2 बार देख भी लेंगे ये चलचित्र पाठ, तो आपको तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, बनिया था जिसकी मंडी में आड़त की दुकान थी। यहीं से लिखते हैं, जिसकी आड़त माने मैंने बताया था कि जो बड़े लेवल पे सब्जी मंडी होती है, वहां जो सब्जी की बड़ी दुकानें होती है वो आड़त बोलते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार टाइप के होते हैं तो उनको आड़त बोलते हैं। तो जिसकी मंडी में आड़त की दुकान थी और जिसे कौन संभालता था? इसका जो बेटा था दौलत राम, आड़त की दुकान थी वह थी, हाँ ठीक है, आगे लिख लीजिए। उसके पास धन दौलत भी थी, मतलब धन दौलत भी। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं, माता पिता के हैजे के कारण मर जाने से वह चाचा ने पाला। ठीक है, किसको? सर्वसुख को। पहले गलियों में फेरी का सामान बेचता था, फेरी लगा के, फिर बाद में फॉर्च्यून की दुकान कर लेती है। और इसके बाद फिर हम आगे एक लिखवाते हैं कि सर्वसुख के 2 लड़के थे। ठीक है, सर्वसुख के 2 लड़के थे, दौलत राम व छोटे लाल। ठीक है, इसके 2 लड़के थे, दौलत राम और छोटे लाल। ठीक है, तथा 2 लड़कियां थी, कौन कौन सी थी? पार्वती व सुखदेई। तथा 2 लड़कियां जिसकी हम चर्चा छोटी बड़ी आगे कर ही आए हैं। तो लड़कियां थी पार्वती व सुखदेई, बस इतना ही समझिए, सुखदेई, क्योंकि 2 लड़के दौलत राम छोटे सुखदेई थी। ठीक है, उसके बाद बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा था तथा छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने लगा था। ठीक है, सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। उसके बाद अगला है कि लिख देते हैं कि बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा था। ठीक है, लगा था तथा छोटा बेटा ये जो छोटा बेटा है वो छोटे लाल है। तो छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने जाता था, मदरसे में पढ़ने जाता था। आए, और मदरसे में पढ़ने जाता था। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा और तथा छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने जाने लगा। और जो सुखदेई थी छोटी वाली बेटी, वो मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी और छोटी बेटी
छोटी बेटी मिश्रानी से, मिश्रानी पड़ोसी रहती है इसकी, मिश्रानी से नागरी, देखिए नागरी के बाद आखिरकार पंडित जी ले ही आए, पढ़ने लगी। ठीक है। उपन्यास से घटनाक्रम इस तरह चलता है कि सर्वसुख मेरठ का एक अग्रवाल बनिया परिवार था जिसकी मंडी में आड़त की दुकान थी, उसके धन दौलत भी था। सर्वसुख के 2 लड़के थे, दौलत राम और छोटे लाल, तथा 2 लड़कियां थी, पार्वती व सुखदेई। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान में जाने लगा था तथा छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने जाता था। छोटी बेटी मिश्रानी से नागरी सीखती थी। ये इतनी बात हो गई। अब हम सब मिटा के ऊपर से ही लिखते हैं। कितना नंबर हो गया? 3, चौथे नंबर से। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी दिल्ली में हो जाती है। तो इस तरह से इसका घटनाक्रम चलता रहता है। ठीक है। फिर लाला जी ने दोनों बेटों तथा बड़ी बेटी का विवाह कर लिया और छोटी बेटी का विवाह हो गया, किंतु गौना बाकी होने के कारण वह अभी ससुराल नहीं गई। ठीक है। ये उसके बाद फिर होता है, बड़े बेटे की पत्नी अनपढ़ थी तथा छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। ये भी एक बात नोट कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण होगा वही बताएंगे, बाकी हम कहानी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो बड़े बेटे की पत्नी अनपढ़ थी तथा छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। ये जानने की बात है, क्योंकि यूजीसी में रख सकते हैं कि इसमें से कौन पढ़ी लिखी थी कौन नहीं। तो बड़े बेटे की पत्नी यानी देवरानी जेठानी भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। बड़े बेटे की पत्नी अनपढ़ व अशिक्षित थी, व छोटी बहू पढ़ी लिखी व शिक्षित थी। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बड़ी बहू ननद तथा अपनी देवरानी का प्रेम देख उससे भी ईर्ष्या करती थी। बड़ी बहू जो थी ननद व देवरानी की प्रेम देख उससे भी ईर्ष्या करती थी। सुखदेई का फिर गौना हो जाता है। उसके बाद फिर छोटे लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था तथा दोनों एक दूसरे के सलाह से ही कार्य करते थे। अब फिर आगे जैसे एक ये भी लिख लीजिए कि दोनों एक दूसरे की सलाह से कार्य करते थे। ठीक है। छोटे लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। वह दोनों फैसले एक दूसरे की सलाह से ही लेते थे। ये मैं ऐसी बातें लिखा रहा हूँ यूजीसी में सीधा इस पंक्तियां ही रखी जा सकती हैं। ठीक है। आगे फिर जैसे पात्रों के व्यवहार के बारे में, उनके दोनों सह संबंध के बारे में यूजीसी में जरूर पूछता है। जैसे वो रोज कहानी है तो उसके बारे में पूछा था कि जो उसकी रोज की नायिका है उसका व्यवहार कैसा है। तो इस तरह से चीजें प्रश्न की उसके बारे में, वो बचपन में कैसी थी। तो इस तरह से हमें बहुत चीजों को समझनी पड़ेगी कि किसी नायक या नायिका, अब चूंकि छोटी बहू नायिका है इसके एक प्रकार से, तो उसका व्यवहार हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम देखते जाएंगे।
एक दूसरे की सलाह से ही लेते थे कोई फैसला। ठीक है, दोनों छोटे लाल व उसकी पत्नी, छोटे लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। दोनों फैसले एक दूसरे की सलाह से ही लेते थे। अब आगे, जेठानी को घर का काम तथा भोजन पकाना भी सही ढंग से नहीं आता था। इस कारण देवरानी को ही दोनों वक्त का भोजन बनाना पड़ता था। ये भी एक पॉइंट है कि जो है जेठानी को घर का काम ठीक से करना नहीं आता था। जेठानी को घर का काम ठीक से करना नहीं आता था। ठीक से करना नहीं आता था। ठीक से करना नहीं आता था। और ठीक से काम, घर का काम व खाना बनाना, खाना भी इसी में है। काम वो नहीं आता था, तो क्या करें, इसको सही कर दें। घर का काम ऐसे जोड़ लीजिए, व खाना बनाना, खाना पकाना लिख लीजिए। पकाना ठीक से नहीं आता था। ठीक ऐसे लिखो भाई, रुको 2 मिनट। घर का काम व खाना पकाना ठीक से नहीं आता था, जिसके कारण देवरानी को ही खाना पकाना पड़ता था। ठीक है, जेठानी को घर का काम और खाना पकाना ठीक से नहीं आता था, जिसके कारण देवरानी को ही खाना पकाना पड़ता था। अब अच्छा, खाना ही पकाना नहीं, मतलब देवरानी को दोनों वक्त का खाना पकाना पड़ता था। ठीक है, अब एक बात ये हो गई। उसके बाद फिर सुखदेई ने ससुराल से घर चिट्ठी भेजी, तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई, उसका जवाब भी लिखा। एक दिन देवरानी व जेठानी में बहुत लड़ाई हुई। उसे देखकर सर्वसुख दास ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया तथा स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगे। अब ये भी पूछ सकता है, सर्वसुख बंटवारे के बाद किसके साथ रहते थे? तो आगे देखते हैं कि एक दिन, लेकिन सर्वसुख बड़े समझदार थे, लड़ाई होते ही अलग कर दिया। रोज रोज ये ना हो, ये आजकल परिवारों में हमेशा रहा है। एक दिन देवरानी व जेठानी में बहुत झगड़ा होता है, जिसके कारण ये तभी है जब वीडियो के साथ देखा जाएगा, चीजें अपने आप समझ में आएगी। जिसके कारण सर्वसुख दोनों को अलग कर देता है, दोनों में बंटवारा कर देता है। हाँ, ऐसे लिखे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों में बंटवारा कर देता है, तथा स्वयं छोटे बेटे के साथ रहने लगता है। ठीक है, ये बात हो गई, छोटे बेटे के साथ रहने लगता है। फिर क्या होता है, बड़े बेटे के यहाँ एक दिन बेटी पैदा हुई तथा छोटे बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। फिर ये
उतना बात नहीं, फिर आगे देखते हैं। पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख ने समाज के लोगों को दावत दी, दान किया तथा मिठाइयां बांटी, तथा बेटी के जन्म पर वह उदास हो गया। ये भी देख लीजिए। आगे हम मिटा के लिखते हैं। फिर मतलब सर्वसुख जो है वो जब उसके छोटे को बेटा होता है तो बहुत खुश होता है, और लेकिन जब वो बड़े वाली जेठानी को पुत्री होती है तो उदास हो जाता है। ये बात भी देखनी है। और ये प्रसंग बार बार मिटाने में समय ज्यादा जा रहा है, नहीं तो बहुत लंबा समय नहीं था प्रसंग के लिए, फटाफट समाप्त हो जाता। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा क्रम था। चलिए जो भी रहा हो साथ से शुरू कर रहे हैं। पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख ने समाज में दावत दी। पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख समाज में दावत देता है, जबकि ये बेटा किसको हुआ है? ये हुआ है उनको छोटे वाले को, देवरानी को। जबकि पोती होने पर उदास हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर अगले पे क्या है कि एक दिन दौलत राम की पत्नी ज्ञानो बीमार हो गई, वह बेटी की आंखें भी दुखने लगी। ज्ञानो ने परहेज नहीं किया, इसलिए बीमारी बढ़ गई। दोनों ने आंखों में दवाई डालना भी किसी देवता का प्रकोप समझकर छोड़ दिया। बेचारे दौलत राम को ही चूल्हा फूकना पड़ा। ठीक है, तो किसी तरह वैद्य से इलाज दोनों की आंखें ठीक हुई। किसी तरह वैद्य के इलाज से दोनों की आंखें ठीक हुई। दौलत राम तथा छोटे लाल के यहाँ एक एक बेटा हुआ। छोटे लाल के दो बेटे का नाम नन्हे और मोहन तथा दौलत राम के बेटी का नाम मूलिया और बेटे का नाम कन्हैया था। फिर ये बता ही चुके हैं, मतलब बात ही हो गई। एक बार मोहन को एक जुआरी उठाकर ले गया तथा उसके गहने चुराकर उसे जंगल में गड्ढे में ढकेल दिया। परिवार द्वारा ढूंढने के पश्चात वह रात में मिला। ठीक है, फिर ये लिख लीजिए। एक बार या फिर ऐसे लिख लीजिए छोटे बेटे वाला, दौलत राम व छोटे लाल को एक एक पुत्र और होता है। एक पुत्र इनको और होता है छोटे लाल को, जबकि उनको मूलिया रहती है तो कन्हैया होता है। तो एक एक पुत्र होते हैं। ठीक है, जन्म लेते हैं, मतलब दौलत राम व छोटे लाल के एक एक पुत्र होते हैं। ठीक है, और मतलब यहाँ एक बात एक की गई है कि ये देख लीजिए, एक दिन जेठानी व उसका लड़का बीमार पड़ता है, जिसे वह ईश्वरीय प्रकोप मानकर दवा नहीं करवाती। ठीक है, तो प्रकोप मानकर पहले दवा नहीं करवाती, बाद में बहुत ज्यादा
स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर को दिखाती है, ठीक है, और स्वस्थ हो जाती है। तो इस तरह से फिर इसी तरह एक बार मोहन को जुआरी उठा ले जाता है, एक बार मोहन को जुआरी उठा ले जाता है, जुआरी उठा ले जाता है। इतना जान लीजिए बहुत है, क्योंकि वो फिर जुआरी जो ले जाता है, फिर एक एक जो है ज्वारी ले जाता है, फिर उसके गड्ढे में चुरा उसे मतलब जंगल के गड्ढे में ढकेल देता है। परिवार द्वारा ढूंढने पर रात में मिलता है। मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू के बीमार होने तथा दूध न आ पाने कारण मोहन को 5 वर्ष तक धाई के पास रखा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11वां देख लीजिए कि एक बार मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू के बीमार होने तथा मोहन इसका लड़का था ना, तो उनका जो छोटे लाल का, तो मोहन के जन्म लेते ही छोटी बहू के बीमार पड़ने पर छोटी लाल पड़ने पर और तथा दूध न आ पाने के कारण मोहन को 5 वर्ष तक धाय के पास रखा। पड़ने पर तथा दूध न आ पाने के कारण, ये मैंने वहां भी नोट किया था, पात्र के दौरान 5 वर्ष तक धाय के पास रखा। धाय मतलब पालन पोषण करने वाली, धाय के पास रखा, गाय जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। फिर नन्ही की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने मना कर दिया। कहा 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। दादी द्वारा विरोध करने पर अंत में नन्हे की सगाई रखनी पड़ती है। ठीक है, फिर छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी किरपी 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। ये देखने वाली 10 वर्ष की अवस्था में कौन विधवा होती? किरपी। ठीक है, तो अगला लिखिए 12 की छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी किरपी 10 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो जाती है। छोटे लाल की बहू की मामा की लड़की छोटे लाल के बहू के मामा की लड़की बाल विवाह रहता है, तो 10 वर्ष की अवस्था में ही बेटी 10 वर्ष की अवस्था मामा की लड़की किरपी है, उसका नाम किरपी। ठीक है, 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है, ठीक है। ये इतना घटनाक्रम देखिए, कैसे घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ फिर से देखते हैं, पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख समाज दावत देता है, जबकि पोती के होने पर उदास हो जाता है। दौलत व छोटे
लाल के एक एक पुत्र होते हैं। ठीक है, एक दिन जेठानी व उसका लड़का लड़का जो है बीमार पड़ता है। तो बहुत शब्द छूट जा रहे हैं भाई, सोच सोच के लिखने पे। बीमार पड़ता है जिसे वे ईश्वरीय प्रकोप मानकर पहले दवा नहीं करवाती। अरे बाप रे। बाद में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टर को दिखाती है और स्वस्थ हो जाती है। इसको तो बड़ा दिक्कत हो रही। एक बार मोहन को जुआरी उठा ले जाते हैं तथा मोहन के जन्म लेते ही छोटी बहू के बीमार पड़ने पर तथा दूध न आ पाने के कारण 5 वर्ष तक धाय के पास कृपी छोटे लाल के बहू के मामा की लड़की जो है वो विधवा हो जाती 10 वर्ष की अवस्था में ही। ठीक है, और सोच सोच के लिखने के कारण शब्द छूट जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि कथानक में सोच सोच के क्या लिखवाना है क्या नहीं, महत्वपूर्ण चीजें छूटे ना आप लोगों का एग्जाम में। इस कारण पूरा उपन्यास तो जो है नहीं लिखवाया जा सकता, इस कारण छूट जाता है। उसको हम ध्यान रखेंगे आइंदा से कि वाक्य पूरा लिखा जाए। और फिर आगे फिर यही लगभग जो है इसी उदाहरण पे कृपी एक बहुत बड़ा उदाहरण रहती है इस उपन्यास में, जो बाल विवाह का विरोध होता है। देखिए, नारी सुधार और शिक्षा के लिए उपन्यास जिस तरह से प्रेरित है पूर्णतः दिखाया गया है इसमें। फिर आगे, फिर नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हो जाती है। ठीक है, आगे ये देख लीजिए, आगे कितना नंबर होता है, 11। चलिए 12 से देखते हैं कि नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हो जाती है। नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सर्वसुख की मृत्यु हो गई तथा 6 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर जाती है। सर्वसुख की मृत्यु हो जाती है तथा उसके 6 माह पश्चात उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर इस तरह फिर जब माता पिता मर जाते हैं तो पंचों द्वारा जो है दोनों मतलब बीच जो है पंचों द्वारा, अगला लिख लीजिए कि मृत्यु के पश्चात पंचों द्वारा दोनों बेटों के बीच जायदाद का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बंटवारा जब हो जाता है तो मंडी की दुकान दौलत के पास रहती है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात ये है कि बंटवारा के पश्चात बंटवारा हो जाता है
तो बंटवारे में क्या है, मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही तथा हवेली छोटे लाल के हिस्से में आ जाती है। मंडी की दुकान, क्योंकि वो संभाल रहा था दुकान को, जानता था दुकान के बारे में, ये दफ्तर में काम करता था छोटे लाल, तो मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में व हवेली छोटे लाल के हिस्से में आती है। ठीक है, इस तरह से उपन्यास का कथानक खत्म होता है। ये सारे महत्वपूर्ण, इस तरह से पूरा उपन्यास समाप्त हो जाता है। नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हो जाती है। सर्वसुख की मृत्यु हो जाती है तथा उसके 6 माह पश्चात उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात पंचों द्वारा दोनों बेटों के बीच जायदाद का बंटवारा हो जाता है और मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में व हवेली छोटे लाल के हिस्से में आ जाती है। और इस तरह से ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। अब आइए हम इसके महत्वपूर्ण कथानक को देखते हैं। इसमें कुछ गीत आए हैं, उनको देख लेते हैं, बस इसके बाद उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम गीत ही देख लेते हैं, उपन्यास में आए महत्वपूर्ण गीत कौन कौन से हैं। ठीक है, उपन्यास के गीत देखो, एक है दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से। दया उनकी मुझ पे अधिक वित्त से। दया उनकी मुझ पे अधिक वित्त से। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से। मुझ पर है अधिक वित्त से। और जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। ठीक है, ये उपन्यास की भूमिका में है। भूमिका में पंडित गौरी दत्त। ठीक है, उपन्यास की भूमिका में, ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, मूलिया द्वारा एक गीत गाया जाता है कि झांसी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, सालू ओढ़ेगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदाऊंगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि झांसी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी। बस एक लाइन बहुत है कि क्या है कि झांसी री, तो सांझी री क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी। ये मूलिया द्वारा गाया जाता है। मूलिया किसकी बेटी रहती है? दौलत राम की। फिर एक है कि छन पिराकी अइया और छन पिराकी धार। छन पिराकी अइया, छन पिराकी अइया और छन पिराकी जोड़ा। अइया और
छन पिराकी जोड़ा। ठीक है, छन पिराकी अइया और छन पिराकी जोड़ा। तो ये नन्हे की शादी पर गीत गाया जाता है, छन पिराकी वाला, नन्हे की शादी पर। इस तरह से 3 महत्वपूर्ण है बस, और कुछ गाने देखने की जरूरत नहीं है। एक छन पिराकी अइया और छन पिराकी जोड़ा, एक ये है। और सांझीरी क्या पहनेगी क्या ओ, ये तो सांझीरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी है, उल्टा बदल गया। ये मुलिया गाती है, ठीक है, और ये नन्ही की शादी का गीत है। तो इस तरह 3 महत्वपूर्ण गीत ये हैं। और दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, ये पंडित गौरी दत्त उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं। झांसी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, मुलिया लिखती गाती है। और छन पिराकी अइया और छन पिराकी जोड़ा, ये गीत कई बंदों में चलता है, तो लेकिन फिर भी ये मतलब यही मुखड़ा है, तो ये इसीलिए इसको हम लिख लिए। तो इस तरह 3 याद करने की जरूरत है। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, और जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, अपने बात को। लेकिन देखिए उपन्यास नहीं कहानी लिखे, लेकिन है उपन्यास ही। आइए अब हम देखेंगे कथानक महत्वपूर्ण जो है। कथानक हमेशा छोटे पूछे जाते हैं, बहुत बड़े कथानक नहीं पूछे जाते। उसके अधिकतम 1 से 2 लाइन के कथानक, तो बहुत बड़े कथानक लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब हम संवाद, मतलब कथानक का मतलब हम संवाद देखेंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो महत्वपूर्ण संवाद में महत्वपूर्ण कथन या संवाद। देखिए इसमें कई संवाद हैं, लेकिन इसमें संवाद एक बहुत बड़ी बड़ी है। पहला जब वह सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता, नून तेल का छींकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती चीखती लड़ती भिड़ती। जब वह, तो ऐसे लिखते हैं कि जब वह सायंकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता है, जब वह सायंकाल, जब वह सायंकाल को सारे दिन का, को सारे दिन का थका हारा घर आता है। ठीक है, जब वह सारे दिन का थका हारा घर आता है नहीं है, और ऐसा तो मिलता है कि इसमें जो है विराम चिन्हों का उपयोग ही नहीं हुआ है। आता तो क्या है कि नून तेल का छींकना ले बैठती। नून तेल का छींकना मतलब नून नहीं है, तेल नहीं है, नून तेल का छींकना, छींकना ले बैठती, ले बैठती। ठीक है, और कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती छींकती लड़ती भिड़ती। तो इस तरह से एक ये हो गया, छोड़ी जाने दीजिए। आगे फिर एक बार और लिख लीजिए कि किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, दूध नहीं पिलाती। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, ना उसको दिखलाती, ना उसको दिखलाती। गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि कभी नजर न लग जाए। इतना ही बहुत है। ठीक है,
अगला देखते हैं, और इतने में ही मिल जाएगा, मिलना होगा तो। लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लड़ियों ने घर घेर लिया। एक ये है, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। हे भगवान, आइए देख लीजिए। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की, जो लाड़ियां सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। ठीक है। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की, जो लौंडिया सिवाल होती। शब्द जो है बड़े ठेठ हैं इसमें, क्योंकि मेरठ की भाषा है। सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती, अपनी लड़की के बारे में कह रहे हैं। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की। हे भगवान, तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की। हे भगवान, तैने मेरे ऊपर बड़ी दया की। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। जो लौंडिया लड़की को बोलते हैं, ये देशज ठेठ शब्द है। लौंडिया सिवाल होती, सिवाल मतलब सवाल, प्रश्न, होती तो मुझे काहे को जीने देती। तो मुझे काहे को जीने देती। ठीक है, एक ये कथानक हो गया। आगे फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर एक है, अंतिम देख लीजिए। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं। ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। ठीक है, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे होती। और मनुष्य को चाहिए जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। ठीक है, बस यही महत्वपूर्ण पात्र थे और मतलब संवाद थे। बाकी एक चीज इस उपन्यास में, अगर मैंने देखा कि अगर लौंडिया शब्द आए, ठीक है, तो समझ लीजिए इसी का कथानक है। क्योंकि मैं कई कथानक में मैंने देखा कि लौंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है लड़की के लिए। प्राय मेरठ में जैसे आंख के लिए दिद्दा प्रयोग होता है, दिद्दा आंख को बोलते हैं मेरठ में, इस तरह से। तो ये उपन्यास समाप्त होता है। इसके बाद हम इस क्रम में अगला उपन्यास लेके आएंगे, यूजीसी में जो क्रम में है। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चलचित्र में। नमस्कार।